Welcome to another session of my lecture. Today we will study about photoelectric effect, Prakash Vidyut Prabhav. The phenomena of ejection of electrons from a metal surface when light of sufficiently high frequency falls upon it is known as photoelectric effect. जब प्रकाश की किरण एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस धातु की सतह से और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टडी किया लेनार्ड ने 1900 में, और ये जो सेटअप है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली बताता है। इस सेटअप में हमने एक ग्लास की ट्यूब ली है और इसको इवैक्यूएट किया गया है। इवैक्यूएट से तात्पर्य है इसमें निर्वात रहेगा, वैक्यूम रहेगी और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हमने फिक्स किए हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं एमिटिंग इलेक्ट्रोड और इसका नाम दिया है हमने ई से, एमिटिंग इलेक्ट्रोड। यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। दूसरा इलेक्ट्रोड सी ये कहलाता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके कलेक्ट होते हैं। हमने इन पे सफिशिएंट बाइसिंग दी है। इस इलेक्ट्रोड को एक एमीटर से जोड़ा गया है। ये एमीटर हमें बताएगा कि इस सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से। वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक वोल्टमीटर हमने लगाया है, एक रियोस्टेट और एक बैटरी। बैटरी का इसमें हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड से। इसके पीछे ये कारण है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा अधिक होगी वही इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड तक पहुंच पाएंगे। जिनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, जो इस नेगेटिव पोटेंशियल से हम कह सकते हैं रिटार्ड होंगे, रोके जाएंगे, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस ग्लास ट्यूब में एक अरेंजमेंट किया गया है, यहां से प्रकाश की किरण आपतित होगी और वो इस एमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ेगी या फॉल कराई जाएगी। तो ये सेटअप जो है ये स्टडी किया था लेनार्ड ने सबसे पहले इस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि जो रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोटेंशियल हम लगा रहे हैं, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, अगर ये हम बढ़ाते जाएं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाएगा और उस वक्त जो प्रकाश विद्युत धारा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो कितना होगा? 0। उस केस में वर्क डन जो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा, वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। The work done by stopping potential, this stopping potential will be equal to maximum kinetic energy of the electrons, and thus stopping potential gives the estimate of maximum kinetic energy with which photoelectrons may be emitted. ये stopping potential हमें एक एस्टिमेट देगा कि
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को, रिटार्डिंग पोटेंशियल को या ऋणात्मक वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वही यहां तक पहुंच पाएगा। Now take a quick look at the laws of photoelectric emission. प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इनको देखते चलेंगे। सबसे पहला नियम क्या कहता है? The emission of photoelectron takes place only when the frequency of incident radiations is above a certain critical value, characteristic of that metal called the threshold frequency. इसका क्या तात्पर्य हुआ कि किसी भी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पे पड़ने वाली विकिरण, उसकी आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक ना हो। इसको इस ग्राफ से भी समझा जा सकता है। ये ग्राफ दर्शा रहा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कैसा नेचर है। तो इस ग्राफ को यदि हम देखें ध्यान से, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कम करते जा रहे हैं, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है। और एक बिंदु ऐसा है, ऐसी आवृत्ति है जिसको हम न्यू जीरो से दर्शा रहे हैं। वी आर इंडिकेटिंग दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विथ न्यू जीरो। इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये जो आवृत्ति है, ये न्यूनतम आवृत्ति, ये एक धातु का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका मतलब अगर हम गोल्ड मेटल लें तो उसकी देहली आवृत्ति अलग होगी, एल्यूमिनियम लें तो उसकी देहली आवृत्ति अलग होगी। दिस पर्टिकुलर threshold frequency is different for different metals. It is characteristic feature of particular metal. तो कहने का तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी मेटल से तब तक एमिट नहीं होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे, जब तक कि आपतित किरण की, प्रकाश किरण की आवृत्ति इस देहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक ना हो। अगर आपतित किरण की आवृत्ति इस देहली आवृत्ति से कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। No emission of photoelectrons will take place if the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency. दूसरा नियम, the emission of photoelectrons starts as soon as the light falls on the metal surface. जैसे ही प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ेगी, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। It is a 1-to-1 phenomena. That means 1 photon, 1 electron emission. तीसरा नियम, the maximum kinetic energy with which an electron is emitted from a metal surface is independent of the intensity of the light and depends only upon its frequency. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी? आवृत्ति पे। किसकी आवृत्ति पे? आपतित प्रकाश किरण की आवृत्ति पे। और किस पे निर्भर नहीं करेगी? उसकी इंटेंसिटी पे या तीव्रता पे।
इसको इस ग्राफ से भी समझा जा सकता है। ये ग्राफ हमने बनाया है रिटार्डिंग पोटेंशियल और प्रकाश विद्युत धारा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। यहाँ L1 और L2 क्या दर्शा रहे हैं? इंटेंसिटी, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो यहाँ L2 प्रकाश की तीव्रता L1 की तुलना में अधिक ली है और जो आवृत्ति है प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, उसको हमने नियतांक रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच में, तो ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब यदि L1 तीव्रता का कोई प्रकाश है और L2 तीव्रता का कोई प्रकाश है, दोनों के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको रोकने के लिए बराबर का रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब उनकी गतिज ऊर्जा एक समान है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल के समतुल्य मानी गई है। The maximum kinetic energy is equivalent to retarding potential. So here we have taken two different intensities of light, L1 and L2. But as we can see, for two different intensities, the maximum kinetic energy with which the photoelectron is emitted is same. That is why we are applying the same retarding potential. The two curves are coinciding at the same point, means both the intensities are emitting same maximum kinetic energy of electrons. That means the electrons which are emitted by using two different intensities of light, they are having same kinetic energy. That is why we are applying same retarding potential. So this is the third law. Fourth law. The number of photoelectrons emitted, that is photoelectric current, is independent of the frequency of incident light and depends only upon its intensity. Here, as you can see, the photoelectric current and retarding potential graph. Two different frequencies have been used, nu1 and nu2, where nu2 is greater than nu1, and here the intensity of light L has been kept constant. As we can see, with two different frequencies, the maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted, they are different. That is why we are applying two different retarding potentials, and V01, that is the retarding potential in first case, is less than the retarding potential in second case. So what we can conclude, if the frequency of radiation is less as compared to the other case, the retarding potential will be less. Whereas if we increase the frequency, the retarding potential also increases. तो ये हमारा थर्ड लॉ भी डिपिक्ट कर रहा है और साथ ही साथ फोर्थ लॉ को भी डिपिक्ट कर रहा है। तो फोर्थ लॉ का कहना है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जिसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये किस पे निर्भर नहीं करता? आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता। ये किस पे निर्भर करता है? तीव्रता पे निर्भर करता है। तो एज यू कैन सी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हमने दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट ली थी, पर हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस केस में हमारा सेम है। वेयरएज तीसरे नियम में हमने देखा था कि जब हम आवृत्ति को कांस्टेंट रख रहे थे
और तीव्रता को बदल रहे थे, उस समय हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग मिल रहा था। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता, ये केवल तीव्रता पे निर्भर करता है। इसके बाद हम आते हैं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे, जो प्लैंक्स लॉ पर आधारित है। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार यदि h न्यू कोई प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर पड़ती है, तो इस ऊर्जा से कुछ ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन में काम आएगी और कुछ ऊर्जा जो है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में काम आएगी। सो वी कैन राइट h nu equals to h nu 0 plus half mv square, जहां h nu 0 क्या दर्शा रहा है? वर्क फंक्शन, कार्य फलन उस धातु का। h nu आपतित फोटोन की ऊर्जा और हाफ mv स्क्वायर बता रहा है अधिकतम गतिज ऊर्जा किसकी? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे बदल देता है। It is an electronic device which works on the principle of photoelectric effect and it converts directly light energy into electrical energy. ये फोटो सेल तीन टाइप्स के हैं: फोटो एमिसिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल एंड फोटो वोल्टाइक सेल। यहाँ हमने इस डायग्राम में फोटो एमिसिव सेल को दिखाया है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास की ट्यूब ली है जिसके अंदर निर्वात है, इसका मतलब हवा भी वहां प्रेजेंट नहीं रहेगी, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स फिक्स किए हैं। ये जो पहला इलेक्ट्रोड दिख रहा है C, ये सिलिंड्रिकल शेप का है और इसको काट के आधा बनाया गया है। सो इट इज सेमी सिलिंड्रिकल शेप्ड, अर्ध गोलाकार। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है एनोड, ये मेटल के प्लेट के फॉर्म में है। इसको इस शेप का इसलिए लिया गया है ताकि ये लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रही है इसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। एनोड और कैथोड को हमने एक एमिटर और एक बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जैसे ही लाइट इस इलेक्ट्रोड पे फॉल होगी कैथोड पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा, एनोड की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है उसका मान वो हम इस माइक्रो एमिटर की सहायता से पढ़ सकते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच इज एमिटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस is recorded by this micro emitter. Now applications of photoelectric cell. बहुत सारे applications हैं इनके। आजकल तो सब टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो साउंड रिकॉर्डिंग के तरीके भी बदल गए हैं। पहले इसका उपयोग होता था रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द साउंड ट्रैक रिकॉर्डेड ऑन वन एज ऑफ द सिनेमा फिल्म्स। पहले सिनेमा की फिल्म्स बनती थी और उसके एक एज पे साउंड को रिकॉर्ड किया जाता था, तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। टेलीविजन सेट्स, आजकल सब टेक्नोलॉजी बदल गई है, एलसीडी और एलईडी टीवीज आ गई हैं। पहले पिक्चर ट्यूब वाली जो टेलीविजन सेट्स रहते थे, उसमें टेलीविजन सेट्स में इसका उपयोग किया जाता था light and shade of the object into electric current for transmission of picture. पिक्चर के ट्रांसमिशन के समय इसको जो पिक्चर में डिफरेंट शेड्स रहते हैं लाइट के, उसको बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फोटोग्राफिक कैमरा में इसको यूज किया जाता था फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ एपर्चर। लाइट कितनी आनी है कैमरे में, कितनी
बढ़ानी है या कम करनी है, जो अपर्चर का एडजस्टमेंट होता है वो फोटोइलेक्ट्रिक सेल के द्वारा किया जाता है। फॉर ऑटोमेटिक काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एंटरिंग ए हॉल स्टेडियम, कई बार आपने देखा होगा किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में या किसी हॉल में बाहर काउंटर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि कितने लोग उस हॉल में एंटर हुए ये काउंट करना मुश्किल है, तो वहाँ एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा दी जाती है जो ऑटोमेटिक काउंटिंग करती है कितने हेड्स क्रॉस हुए उस हॉल में जाने के लिए, और उसकी इस तरह से काउंटिंग की जाती है। फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो अपने आप दिन के उजाले में बंद हो जाती हैं और जैसे ही शाम को लाइट कम होती है अपने आप जल जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑन और ऑफ स्विचिंग स्ट्रीट लाइट्स का या ट्रैफिक सिग्नल्स का ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा किया जाता है। For raising a fire alarm in the event of accidental fire in buildings, factories, किसी बिल्डिंग में या फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है तो एक अलार्म लगा दिया जाता है। जैसे ही वो सर्किट ब्रेक होता है एक अलार्म साउंड करने लगता है, तो यहाँ इसका उपयोग हो सकता है। इन बर्गलर्स अलार्म फॉर हाउसेस, बैंक एंड ट्रेजरीज, जब आप घर में इसको लगाओगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल को, तो जैसे ही कोई उसके सर्किट को क्रॉस करेगा उसके पाथ में आएगा, लाइट इंटरप्ट होगी और एक अलार्म साउंड होने लगेगा जिसको हम कहते हैं बर्गलर्स अलार्म। तो यहाँ भी उपयोग में लाया जा सकता है, बैंक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इंडस्ट्रीज टू लोकेट फ्लॉज इन मेटल शीट्स, कई बार मेटल की शीट्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग किया जा सकता है। इन डिटरमाइनिंग द ओपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, किसी सॉलिड में या लिक्विड में ओपेसिटी मीन्स लाइट का क्रॉस नहीं होना, लाइट उसकी सतह पर पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हम कहते हैं वो वस्तु ओपेक है। तो उसकी ओपेसिटी को जांचने के लिए भी हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कंट्रोल द टेम्परेचर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एंड दैट ऑफ ए फर्नेस, किसी फर्नेस का तापमान को कंट्रोल करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन में इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।